वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 2 सितंबर 2021 और 2 सितंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के किस जिले की महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और इस प्रश्न का मैंने आपको उत्तर बताया था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार के रोहतास जिले की रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसे डिटेल में लिखा कीजिए, ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे, आज है 2 सितंबर। तो 2 सितंबर को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है उसे देख लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस यानी कि वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। अब यहाँ पे चर्चा हो रही है विश्व नारियल दिवस की, तो इसके बारे में कुछ चीजों को मैंने यहाँ पर ऐड किया है। सारे पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। तो 2 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट है कि हर साल संपूर्ण विश्व में 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि विश्व नारियल दिवस मनाने का उद्देश्य नारियल के उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाने को प्रोत्साहन देना और इसके उपयोग के प्रति जागरूकता फैलाना, यह इसका उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट है। नारियल का जो वैज्ञानिक नाम होता है ये कोकस न्यूसीफेरा है। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, नारियल का वैज्ञानिक नाम कोकस न्यूसीफेरा है और यह पाम फैमिली से संबंध रखता है। यानी कि पाम का जो अर्थ होता है ये होता है पाम ट्री, जैसे कहते हैं ताड़ का पेड़, तो इसी फैमिली से ये संबंधित है। तो ये सारी संबंधित चीजें यहाँ से आप याद रखें। ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो वैज्ञानिक नाम है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले के निवासी शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा मुजफ्फरपुर, यानी कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के निवासी थे शरद कुमार। अब यहाँ पर जानते हैं इस बारे में कि हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में शरद कुमार ने कांस्य पदक जीता है। वे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर के निवासी हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है शरद कुमार। अब यहाँ पर देखिए मैंने अगला पॉइंट में ऐड किया कि पुरुषों की ऊंची कूद प्रतियोगिता में मरियप्पन थंगावेलु ने 1.86 मीटर की कूद के साथ रजत पदक और शरद कुमार ने 1.83 मीटर की कूद के साथ कांस्य पदक जीता है। तो ये दोनों पॉइंट आप यहाँ पर याद रखिए। कांस्य पदक जीता है 1.83 मीटर के साथ शरद कुमार ने। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शरद कुमार 2 साल की उम्र में पोलियो से ग्रस्त हो गए थे। और यहाँ पे जो हमारा अगला पॉइंट है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी चर्चे में है शरद कुमार, तो यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो इससे पहले शरद कुमार ने साल 2018 में एशियन पैरा एथलीट में 1.9 मीटर हाई जंप करके गोल्ड मेडल जीता था। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। देखिए यहाँ पे चर्चा हो रही है पैरालंपिक की, तो पैरालंपिक में जो दिव्यांग लोग होते हैं, जो दिव्यांग मतलब कह सकते हैं खिलाड़ी होते हैं, वो इसमें भाग लेते हैं। ये आप यहाँ से याद रखिए। ये संबंधित चीजें जो बिहार के लिए है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ये नहीं पता कि ये बिहार के लिए पहला ओलंपिक पदक है या फिर कौन सा है। अगर मुझे कुछ जानकारी मिलती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन ये आप यहाँ से ध्यान रखिए कि ओलंपिक के इतिहास में ये बहुत बड़ी बिहार की उपलब्धि है, जो कि बिहार के जो मुजफ्फरपुर के निवासी है मोतीपुर के शरद कुमार ने ये उपलब्धि बिहार को दिलाया है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। संबंधित जानकारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी प्रज्वल सिन्हा ने ट्रू कॉलर की तर्ज पर भारत कॉलर ऐप बनाया है। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है अभी वर्तमान समय में। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई मतलब किसी ऐप की तर्ज पे कोई ऐप लॉन्च किया जाता है, तो इस प्रकार के प्रश्न हमने देखा कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना। ये पटना के निवासी हैं प्रज्वल सिन्हा। इन्होंने अभी हाल ही में ट्रू कॉलर एक जो बहुत चर्चित मोबाइल ऐप है उसी के तर्ज पे भारत कॉलर एक ऐप बनाया है। ये मतलब कि बिहार पटना के निवासी प्रज्वल सिन्हा ने। अब यहाँ पर हम जानेंगे इस बारे में। मीठापुर पटना बिहार निवासी 33 वर्षीय प्रज्वल सिन्हा ने हाल ही में ट्रू कॉलर की तर्ज पर भारत कॉलर ऐप बनाया था, जिसे कि 15 अगस्त को लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे मैं आपको ये प्रश्न इसलिए बता रहा हूँ, ये कुछ ज़्यादा चर्चे में इसलिए आया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे आगे
लेकिन अब ये चर्चे में इसलिए आया क्योंकि बीते 15 दिनों में ही करीब 1.5 लाख लोगों ने इसे अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड किया है। जिस समय ये मतलब कि प्ले स्टोर पे अपलोड हुआ था, मतलब 15 अगस्त को ये लॉन्च किया गया था, तो उस समय उसकी मतलब की चर्चा उस तरह से नहीं थी। लेकिन विगत 15 वर्षों में जिस प्रकार से ये ट्रेंडिंग में आया है, जिस प्रकार से इसका डाउनलोड हुआ है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा चर्चे में आ चुका है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इस प्रश्न को अब ऐड किया है। तो आपको ध्यान रखना, आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पर इसका दिखता है ऐप का, जब आप इसे डाउनलोड करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने अगला पॉइंट में ऐड किया है कि इस ऐप को बनाने का सबसे बड़ा मकसद देश के मोबाइल उपभोक्ताओं की गोपनीयता को सुरक्षित रखना है। आए दिन आप देखते होंगे बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन ऐसे हैं जो कि मतलब कि फ्रॉड करते हैं, जो खास करके प्ले स्टोर पे उपलब्ध हैं। तो वैसे तो एप्लीकेशन बहुत कम तरीके से फ्रॉड कर सकते हैं क्योंकि उन पर बहुत सारी बैन होती है। प्ले स्टोर का जो मतलब गूगल की जो पैनी नज़र उस पर रहती है। लेकिन जो सारे ऐप डायरेक्टली आप ब्राउजर से डाउनलोड करते हैं, जो एपीके फॉर्मेट में होता है, वो आपके लिए हानिकारक होता है। जो भी आप एपीके ब्राउजर से डाउनलोड करते हैं तो वो सारी चीज़ों से आप बचिए। एपीके को मतलब भूल के भी फोन में डाउनलोड मत कीजिए। प्ले स्टोर में ट्रस्टेड ऐप होता है, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पर जो गूगल की जो पैनी नज़र होती है, किसी भी कंपनी को, किसी भी ऐप को गलत तरीके से करने से रोकता है, सीधे उसका ऐप को बैन कर देता है। ठीक है, ये भी बात आप यहाँ पे ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए हम एक बात आपको और बताना चाहते हैं। जब आप ब्राउजर पे कुछ चीज़ें सर्च करते हैं तो आप देखते होंगे कि जो यूआरएल होता है, यूआरएल हल्का मतलब ग्रीन कलर का होता है, ब्लू या फिर ग्रीन कर सकते हैं। और यूआरएल के बगल में आप देखते होंगे एक लॉक का निशान होता है। जब भी वहाँ पर आप एक लॉक का निशान दिखे तब आप समझिए कि ये जो ब्राउजर है पूरी तरह से सेफ है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, अगर वो लॉक नहीं हो, वहाँ पर कुछ मतलब कि सर्किल टाइप का बना हो, तो वो सेफ नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा। ये एनटीपीसी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न था कि यूआरएल का जो मतलब ब्राउजर का जो यूआरएल होता है उसका कलर किस प्रकार का होता है। ये आप ध्यान रखिए, वो हल्का मतलब ब्लू या फिर नीला मतलब हरा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसा भी आपको ऑप्शन के आधार पर लगे वो आप वहाँ पर मतलब उसको सही कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। हमारा जो अगला पॉइंट है कि प्रज्वल बेंगलुरु से बीटेक और आईआईएम से एमबीए कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उनके पिता ज्योति कुमार सिन्हा सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी है। अब यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये एक ऐड है कि प्रज्वल सिन्हा को पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप के लिए राष्ट्रीय अवार्ड दिया था। ये अभी चर्चे में है, तो यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। पिछले वर्ष यानी कि 2020 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये स्टार्टअप के लिए राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किए गए थे प्रज्वल सिन्हा। अब यहाँ पे देखिए चर्चा हो रही है पटना की। तो पटना के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैप से है संबंधित, वो आपको याद रखना। मैं आपको कई बार बताया हूँ लेकिन यहाँ पे पुनः बता रहा हूँ। आप यहाँ पर मैप पर जब आप नज़र डालेंगे तो ये बिहार के पटना यानी कि राजधानी पटना की स्थिति है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रश्न है बिहार की राजधानी पटना के मैप से संबंधित, वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पटना की जो मतलब पटना जिला की जो सीमा है ये कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो कुल मिला के 9 जिले हैं जो कि पटना के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि पटना किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल है, उसमें पटना भी एक प्रमंडल है। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। और इसका जो मुख्यालय है ये पटना ही है। और इसके तहत 6 जिले आते हैं। वो 6 जिले कौन कौन से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा, ये कुल मिला के 6 जिले पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, जिसका मुख्यालय पटना ही है। ये आप यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ पे हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सुखेत मॉडल की चर्चा की है। यह बिहार के किस जिले से संबंधित है। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको यहाँ से याद रखना है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह सुखेत मॉडल बिहार की मधुबनी जिले से संबंधित है। आई थिंक इसके बारे में आपको पहले भी थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे चुका हूँ। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दिया था, लेकिन यहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे सारी चीज़ों को। सुखेत मॉडल क्या है और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी चर्चा की है, क्या क्या बातें कही है, वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में बिहार के मधुबनी जिले के सुखेत गाँव की चर्चा की है और इस गाँव में चल रहे कचरा प्रबंधन की जो कचरा प्रबंधन प्रणाली है इसकी काफ़ी तारीफ की है। तो ये आपको ध्यान रखना। अभी हाल ही में जो मतलब रिसेंटली जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मन की बात कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उसमें बिहार के मधुबनी जिले के सुखेत गांव की चर्चा की गई, जहां पर इस प्रबंधन प्रणाली को चलाया जा रहा है, जो कि मतलब कह सकते हैं कचरा से संबंधित है और एक कचरा प्रबंधन प्रणाली है। और इसकी खूब चर्चा की है और देशवासियों को मतलब इस मॉडल को अपनाने की बात कही है। अब यहाँ पर देखिए मैंने अगला पॉइंट में लिखा है कि यह गाँव मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल में स्थित है, जहाँ कचरे से कमाई का सुखेत मॉडल अपनाकर लोग बेकार की चीज़ों से कमाई कर रहे हैं। इस बारे में जानेंगे हम लोग आगे। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है और नरेंद्र मोदी ने देश भर के पंचायतों में सुखेत मॉडल अपनाए जाने की अपील की है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखें, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये मतलब चर्चा की गई थी मन की बात कार्यक्रम में। अब यहाँ पर जानते हैं कि सुखेत मॉडल है आखिर क्या।
तो क्या है सुखेत मॉडल? यहाँ पर मैंने सारे चीज़ों को ऐड किया, एक एक करके सारे पॉइंट को देख लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि दरअसल पिछले फरवरी महीने में डॉक्टर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा और कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से झंझारपुर के सुखेत गांव में कचरा प्रबंधन की एक योजना शुरू की गई थी, जिसे नाम दिया गया था कचरे से कमाई। सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद रखने लायक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किसके सहयोग से शुरू किया गया है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो मधुबनी जिला में शुरू हुआ है, ये डॉक्टर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा और कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से झंझारपुर के सुखेत गांव में ये प्रणाली को शुरू किया गया है और जिसे नाम दिया गया है कचरे से कमाई। ये आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट है कि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने इस योजना की शुरुआत की है, यानी कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के जो मतलब कि कुलपति हैं, इनके द्वारा ये शुरू किया गया था। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, कि इसके तहत विश्वविद्यालय द्वारा ग्रामीणों को अपने घर का गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखने के लिए हरा और नारंगी रंग का डस्टबिन दिया जाता है। अब यहाँ पर एक कॉमन सा सवाल यह है कि जो गीला कचरा होता है उसके लिए किस रंग का डस्टबिन होता है और जो सूखा कचरा होता है उसके लिए किस रंग का डस्टबिन होता है, यानी कि किस रंग के डस्टबिन में डाला जाता है। ये बेसिक सा सवाल है जो कि आप लोग अगर दूरदर्शन को देखे होंगे तो वहाँ पर एक मतलब कि एक प्रचार आता था, उसमें ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती थी। ठीक है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइए। तो देखते हैं कितने लोगों को ये पता है कि सूखा कचरा के लिए कौन सा रंग का डस्टबिन होता है और गीला कचरा के लिए कौन सा रंग का डस्टबिन होता है। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है कि विश्वविद्यालय द्वारा घर घर जाकर जमा कचरे का उठाव कराया जाता है और इन कचरों से वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है और इस प्रकार से तैयार वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग की जाती है, जिसका लाभ ग्रामीणों को दिया जाता है। ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, जिसका मतलब खेती में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गाँव के किसान कृषि विश्वविद्यालय से वर्मी कंपोस्ट प्राप्त करते हैं और अपने खेतों से अच्छी उपज हासिल करते हैं। ये आप यहाँ से याद रखिए। अगला पॉइंट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय ने इस मॉडल को गांव के नाम पर रखा है, यानी कि सुखेत मॉडल नाम दिया है। गांव के नाम पर सुखेत मॉडल, इस मॉडल को नाम दिया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इसका जो नामांकन किया गया है ये राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, इस योजना में गांव के लोगों को रोजगार भी मिला है और इस योजना में शामिल परिवारों को 2 माह पर एक गैस सिलेंडर भी दिया जाता है मुफ्त में। ठीक है, तो ये सारी संबंधित जानकारी है सुखेत मॉडल से संबंधित, जो कि आप याद रखेंगे। ये हो सकता है आपके मेंस एग्जाम में भी आपकी मदद करे। ठीक है, तो दोनों एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ों को आप याद रखें। इसका मॉडल का नाम क्या है, ये बिहार के किस जिले से संबंधित है, कौन सा प्रखंड है, कौन सा गाँव है, इसका नामांकन किसने किया, इसकी शुरुआत किसने किया, ये सारी संबंधित चीज़ें यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पर हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो जो कि जनवरी से लेकर के अब तक अपलोड हुआ है, सारे के सारे वीडियो वहाँ पर अपलोड हैं प्लेलिस्ट में। आप जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो जनवरी से लेकर के अब तक का जो मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ है उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय निशानेबाज सिंगराज अधाना ने कौन सा पदक जीता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल अर्थात कांस्य पदक अपने नाम किया सिंगराज अधाना ने। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय निशानेबाज सिंगराज अधाना ने 216.8 अंकों के साथ पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है सिंगराज अधाना, जो कि अभी हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक अपने नाम किया है। अब इसी प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर दूसरे स्थान पर नहीं बल्कि दूसरे भारतीय जो थे मनीष नरवाल, ये 7वें स्थान पर है इसी प्रतियोगिता में, जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में। ठीक है, ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। हमारा दूसरा पॉइंट है कि इस मुकाबले में चीन के चाओ यांग ने 237.9 अंकों के साथ पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ठीक है, आप यहाँ पर इसे याद रखेंगे। जबकि एक अन्य चीनी जिंग हुआंग ने 237.5 अंकों के साथ सिल्वर मेडल जीता और ये दूसरे स्थान पर रही। और हमारा यहाँ पे अगला पॉइंट है, और वहीं सिंगराज अधाना ने 216.8 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर रहे और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। तो ये तीनों आपको देख सकते हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल का है रिजल्ट। ये सारे संबंधित जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। टोक्यो पैरालंपिक के बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। जब ये समाप्त होगा तो तमाम इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में आएगा और उसका पीडीएफ भी जारी होगा। जिस प्रकार से ओलंपिक वाला आया था, जो लोग नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैं ऊपर आई बटन पर इसका लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देखिए। और इसका पीडीएफ एकदम से निःशुल्क है, उसमें लगभग 100 प्रश्नों को शामिल किया गया, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी मदद करेगा। आप उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है। प्रश्न के हाल ही में मरियप्पन थंगावेलु ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीता है? ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिल्वर मेडल अर्थात रजत पदक। इन्होंने अपनी हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अपने नाम किया है। अब यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद रखना है। तो मरियप्पन थंगावेलु ने टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में सिल्वर मेडल जीता है। आप यहाँ पर जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है मरियप्पन थंगावेलु।
यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि अमेरिका के सैम ग्रीव ने 1.88 मीटर के सफल जंप के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। यानी कि 1.88 मीटर के साथ इन्होंने पहला स्थान हासिल किया और गोल्ड मेडल पे अपना कब्जा किया, जबकि मरियप्पन थंगावेलु ने 1.86 मीटर की कूद के साथ रजत पदक और शरद कुमार ने 1.83 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मरियप्पन थंगावेलु ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि बिहार के मुजफ्फरपुर के शरद कुमार, अभी मैंने पहले वाले प्रश्न में आपको बताया था, तो शरद कुमार ने 1.83 मीटर की कूद के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। ठीक है, ये आप यहाँ से ध्यान रखें। हमारा अगला पॉइंट है कि मरियप्पन थंगावेलु का रियो पैरालंपिक के बाद यह लगातार दूसरा मेडल है और पिछली बार भी रियो ओलंपिक में मरियप्पन थंगावेलु ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पिछली बार भी नहीं बल्कि पिछली बार रियो ओलंपिक में मरियप्पन थंगावेलु ने गोल्ड मेडल हासिल किया था, जबकि लगातार दूसरी बात यहाँ पर टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने मतलब कि रियो के बाद टोक्यो में रजत पदक अपने नाम किया, जो कि इनका लगातार दूसरा मेडल है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। और दोस्तों अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आज के इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 950 लाइक का। अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है छठा प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में जारी एक टेंडर के अनुसार 15 अगस्त 2022 तक कितनी वंदे भारत ट्रेनें भारतीय रेलवे को सौंपी जाएगी। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 75 ट्रेनें भारतीय रेलवे को सौंपी जाएगी। ये ट्रेनें होंगी वंदे भारत ट्रेन, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह के दौरान 75 ऐसी ट्रेनें चलाने के लिए निविदा जारी की गई है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता अवसर पर यानी कि अमृत महोत्सव के अवसर पर यह घोषणा किया गया था, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस भी किया गया, जो कि यहाँ पर मैंने सारे चीज़ों को ऐड किया है। आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं, टेंडर के अनुसार मार्च 2024 तक 102 वंदे भारत ट्रेनें रेलवे को दी जाएगी, यानी कि भारतीय रेलवे को 102 ट्रेनें सौंपी जाएगी जो कि वंदे भारत ट्रेन होंगी। अब यहाँ पर देखिए 102 में से 75 ट्रेनें 15 अगस्त 2022 तक उपलब्ध की जाएगी, यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना, वही प्रश्न पूछा जा रहा है कि 15 अगस्त 2022 को कितनी वंदे भारत ट्रेनें भारतीय रेलवे को सौंपी जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है कि 75, 102 में से 75 ट्रेनें सौंपी जाएगी। अब यहाँ पे जो अगला पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं अक्सर। तो चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और रायबरेली के मॉडर्न कोच फैक्ट्री और साथ ही कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री में इन नए कोचों का निर्माण किया जाएगा। इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम पूछे गए हैं कि रेलवे इंजन का मतलब कि निर्माण कहाँ पर होता है, तो ये सारी चीज़ों का आपको यहाँ पर याद रखना है। चेन्नई, रायबरेली और कपूरथला में ये तीनों जगहों पर नए मतलब कोच का निर्माण कार्य किया जाएगा। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को लिखा है, बेसिक सी जानकारी जो कि आपको याद रखना है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस एक भारतीय सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसे कि पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था और ट्रेन 18 को 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया और बाद में इसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस किया गया। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो बेसिक जानकारी है, यह भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसे कि ट्रेन 18 नाम दिया गया था। ट्रेन 18 नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि ये जो मतलब इसका निर्माण कार्य जो पूरा हुआ था ये 2018 के अंत में बनकर तैयार हुआ था, तो इसी वजह से इसे ट्रेन 18 नाम दिया गया, जिसे कि बाद में 15 फरवरी 2019 को मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका नामकरण किया गया दोबारा और इसका नाम दिया गया वंदे भारत एक्सप्रेस। अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है कि वर्तमान में 2 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है, जिसमें कि एक दिल्ली से कटरा और दूसरा दिल्ली से वाराणसी। तो ये दोनों आप यहाँ से याद रखिए, दिल्ली से कटरा और दिल्ली से वाराणसी के बीच अभी वर्तमान में 2 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। अब यहाँ पर चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा गांधीनगर में निम्नलिखित में से किसके लिए लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गर्भवती महिलाओं के लिए लड्डू वितरण योजना शुरू किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में गर्भवती महिलाओं के लिए लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया है। आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने आगे लिखा है कि जो कि लगभग 7,000 गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से लड़ने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं, इसमें देखिए आगे लिखा गया, इसमें सरकार की कोई भागीदारी नहीं है, यानी कि इसमें सरकार पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं पड़ेगा। ये मतलब कि योजना का उद्घाटन भले ही मतलब कि कह सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया, लेकिन इसमें मतलब कि सरकार की कोई भागीदारी नहीं है, इसमें कोई भी फंड सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा, जो कि पूरी तरह से ये स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा मतलब संचालित किया जाएगा। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि 7,000 गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से लड़ने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से तब तक यह प्रदान किया जाएगा जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है, और तब तक हर माह 15 पौष्टिक लड्डू प्रदान किया मतलब कि मिलते रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक माह 15 पौष्टिक लड्डू दिया जाएगा प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को, और तब तक दिया जाएगा जब तक कि बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 में शुरू किया था।
और इस अभियान का उद्देश्य क्या था, इस पॉइंट में मैंने ऐड किया है। तो यह मिशन बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में 9,27,606 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं, जिनमें कि 3,98,359 बच्चे केवल उत्तर प्रदेश से हैं। तो आपको ध्यान रखना, ये नवीनतम आंकड़ा जारी किया गया है जो कि नवंबर 2020 तक का ये आंकड़ा है। नवंबर 2020 तक का आंकड़ा जो कि अभी हाल ही में जारी किया गया था। तो इस आंकड़े के आधार पर आपको ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक यानी कि कुपोषित बच्चे जो हैं ये उत्तर प्रदेश में, यानी कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत में कुल मिला के कह सकते हैं लगभग 9.5 लाख बच्चे मतलब कि कुपोषण का शिकार हैं। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। 9.5 लाख में से 4 लाख बच्चे केवल और केवल उत्तर प्रदेश से हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, हाल ही में स्पेस एक्स ने 23वें मिशन के तहत निम्नलिखित में से क्या लॉन्च किया है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अपने 23वें मिशन के तहत अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने चींटियों, एवोकेडो और रोबोटिक आर्म को लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना। तो इसी आधार पर ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि निजी अमेरिकी एरोस्पेस और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन यानी कि स्पेस एक्स ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चींटियों, एवोकेडो और मानव आकार के रोबोटिक आर्म का शिपमेंट लॉन्च किया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है चींटियों के अतिरिक्त एवोकेडो जो कि एक प्रकार का फल है और एक मानव आकार का रोबोटिक आर्म का शिपमेंट लॉन्च किया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए अगले पॉइंट मैंने ऐड किया, इसके तहत अंतरिक्ष यात्रियों के लिए 2170 किलोग्राम से अधिक आपूर्ति और प्रयोग के साथ साथ एवोकेडो, नींबू और आइसक्रीम जैसे ताज़ा भोजन ले जा रहा है। यानी कि इस शिपमेंट के जरिए ये सारी चीज़ें मतलब भेजी जा रही है अंतरिक्ष यात्रियों के लिए। अब यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया, इसके अलावा प्रेक्षण विषयों के रूप में यानी प्रेक्षण के लिए चींटियों, नमकीन झींगा और कुछ पौधे को भेजा गया है। तो ये जानकारी आपको यहाँ से याद रखना। ये 23वां मिशन है स्पेस एक्स का जो कि ये सारी चीज़ें लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 9वां प्रश्न, किस मंत्रालय ने हाल ही में वाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा ये वाई ब्रेक ऐप को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में वाई ब्रेक ऐप नामक एक ऐप लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना। और इस ऐप को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये भी प्रश्न यहाँ से आपके बन सकते हैं कि वाई ब्रेक ऐप को भी हाल ही में किसने लॉन्च किया है। तो केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अब यहाँ पे देखिए अगले पॉइंट पे मैंने लिखा है, इस ऐप के माध्यम से आयुष मंत्रालय ने एक योग प्रोटोकॉल विकसित किया जो कि रोजाना काम की दिनचर्या के साथ साथ तालमेल बनाते हुए तनाव घटाने और फिर काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। और इस ऐप में आसन, प्राणायाम और ध्यान सहित 5 मिनट का प्रोटोकॉल उपलब्ध होगा। यानी कि वैसे लोग जो कि मतलब काम में बिजी रहते हैं तो उसमें ये मदद करेगी। यानी कि मतलब ये कह सकते हैं एक तरह से अलर्ट जारी करेगा 5 मिनट के लिए कि आप इस दौरान मतलब थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख के समझ सकते हैं। तो उसमें 5 मिनट का प्रोटोकॉल का प्रावधान किया गया इस ऐप के माध्यम से, जो कि अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने हाल ही में बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीत लिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा एसपी सेतुरमन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एसपी सेतुरमन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर एसपी सेतुरमन ने बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीत लिया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है एसपी सेतुरमन। यहाँ पर देखिए अगले पॉइंट में है कि मैच के 9 राउंड में से वह 6 मैच जीते और 3 ड्रॉ रहा और उन्होंने 9वें और अंतिम दौर के बाद 7.5 अंक जुटाकर रूस की डेनियल यूफा से बराबरी कर ली। और हालांकि एसपी सेतुरमन को बेहतर टाई ब्रेक के स्कोर के आधार पर उन्हें विजेता घोषित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में जो विजेता घोषित हुए हैं ये एसपी सेतुरमन घोषित हुए हैं। और यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा गया, इसी प्रतियोगिता में भारत के कार्तिकेय मुरली तीसरे स्थान पर रहे और एसपी सेतुरमन चेन्नई के रहने वाले हैं। अब यहाँ पे शतरंज की चर्चा हो रही तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो हर्षित राजा भारत के नवीनतम अर्थात 69वें ग्रैंड मास्टर है, जो कि मैंने जब अगस्त माह वाला करंट अफेयर्स स्टार्ट किया था तो अगस्त की शुरुआत में मैंने आपको बताया था ये प्रश्न। आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि नवीनतम जो ग्रैंड मास्टर है भारत के, यानी कि 69वें ग्रैंड मास्टर ये है हर्षित राजा और ये महाराष्ट्र के हैं। और भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर हैं ये कौन है, विश्वनाथन आनंद है। ये भी पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया है।
तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और यह पोर्टल डेयरी किसानों की सहायता के लिए लॉन्च किया गया था और इस पोर्टल पर डेयरी किसानों को डेयरी पशुओं की बेहतर उत्पादकता प्रदान करने के लिए वास्तविक समय की जानकारी दी जाएगी। और इसी को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 12वां प्रश्न है, हाल ही में कौन बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का विजेता घोषित किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा मैक्स वेस्टरपेन, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में मैक्स वेस्टरपेन को बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का विजेता घोषित किया गया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है मैक्स वेस्टरपेन। और यहाँ पे अगला पॉइंट है कि इसमें जॉर्ज रसेल विलियम दूसरे स्थान पर और लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर रहे थे। और मैक्स वेस्टरपेन एक रेसिंग कार ड्राइवर है जो कि रेड बुल टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे, ये रेड बुल टीम के प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहाँ पे जो चर्चा हो रही है लुइस हैमिल्टन की, तो ये मर्सिडीज टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दोनों आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए इसके बारे में लिखा गया कि मैक्स वेस्टरपेन का जन्म बेल्जियम में हुआ था, तो ये भी पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में एक मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने नेताओं के काम पर नजर रखने और उसका मूल्यांकन करने वाली भारत की पहली पार्टी कौन बनी है। इस प्रश्न के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया था। इसका आंसर क्या होगा कृपया मुझे कमेंट करके बताइए। आप चाहें तो यहाँ पर इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कॉल नहीं करना है बल्कि मैसेज करना। और पेड ग्रुप में आपको ये तमाम चीज़ें मिलेगी जो आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो लोग इसे ज्वाइन करने इच्छुक हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तकरीबन 2000 का आंकड़ा पार कर चुका है। तो आप भी इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसका जो फी है ये 399 रुपये है और ये आपके लिए 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है, जो कि आपके लिए 67वीं बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ ये दोनों परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो जल्दी से इसे ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।